नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के तेजी से बढ़ते सैन्य आधुनिकरण यानी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के बारे में। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम बढ़ा रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस बड़े बदलाव को अच्छे से समझने के लिए यहाँ हमारा आज का रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन से, उसके बाद नई टैक्टिकल टेक और लेजर शील्ड्स, फिर प्रोजेक्ट 75I पेंडुबी, मिसाइल प्रोडक्शन का निजीकरण और आखिर में स्टेल्थ फाइटर रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। आखिर ग्राउंड पर ऐसी कौन सी रियलिटी है जो इन डिफेंस अपडेट्स को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही है? एनडीटीवी की इन रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस पर नजर डालते हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी काहे कुछ बयां करती हैं। ये कंफर्म करती है कि पाकिस्तानी एयरबेस पर कम से कम एक ईरानियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही करंट सिचुएशन में पाकिस्तान के एक मीडिएटर या मध्यस्थ होने के रोल पर यह बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। इस पूरी सिचुएशन पर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ तौर पर पूछा है कि अगर पाकिस्तानी बेस पर ईरानियन एयरक्राफ्ट पार्क हैं तो क्या उन्हें एक फेयर मीडिएटर माना जा सकता है? उनका कहना है कि शायद अब किसी और देश को इस रोल के लिए देखना चाहिए। ऐसे बयान इन इंटरनेशनल वार्ताओं में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, इन सब का हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ता है? ये जो लगातार बदलती हुई और इंटेंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है ना, यही वो असली कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से हम आज इंडिया को अपने टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिप्लॉयमेंट को इतनी तेजी से बढ़ाते हुए देख रहे हैं। इन्हीं इमीडिएट चैलेंजेस का सामना करने के लिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टैक्टिकल टेक एंड लेजर शील्ड्स। इंडिया अब सीधे तौर पर निम्बल और फास्ट मूविंग प्राइवेट स्टार्टअप से नई तकनीकें अपना रहा है। जरा प्राइवेट सेक्टर की स्पीड देखिए। बेंगलुरु की टुम्बो इमेजिंग अगले ही महीने हमारी स्पेशल फोर्सेस को नाइट विजन साइट्स डिलीवर करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जोनेट टेक्नोलॉजीज और बिटमैपर ने कमाल के प्रिसिजन स्ट्राइक मिनिशन और शॉर्ट रेंज नेवल ट्रैकिंग सिस्टम शोकेस किए हैं। इस JM3 लॉइटरिंग म्यूनिशन का ही उदाहरण ले लीजिए। सोचिए, एक ऐसा एरियल वेपन जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है और जो अपने साथ 2.5 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। ये हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनियों द्वारा डेवलप की जा रही एडवांस प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का एक शानदार नमूना है। अब प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम सरकारी रिसर्च यानी DRDO की बात करें तो वहां भी काफी कुछ चल रहा है। DRDO अपने दुर्गा 2 को सीधे इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, ये एक मैसिव 100 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर वेपन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दुर्गा 2 आखिर करेगा क्या? समंदर में डिप्लॉय होने के बाद ये लेजर सिस्टम ड्रोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशंस और एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ एक लो कॉस्ट डिफेंस शील्ड का काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी रैपिड रिस्पॉन्स है, जो इसे पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती और तेज बनाता है। टैक्टिकल लेजर्स की बात हो गई, अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। आते हैं सेक्शन 3 पर, सबमरीन्स और प्रोजेक्ट 75I एडवांसेस। चलिए अब इंडिया के मैसिव स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं, खासकर जर्मनी के साथ इस लॉन्ग अवेटेड सबमरीन प्रोग्राम पर। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इंडिया और जर्मनी इस मॉन्यूमेंटल सबमरीन डील को फाइनल करने के बिल्कुल करीब हैं, जो कि सच में हमारे समुद्री डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतने मैसिव स्केल का है, तो इसकी टाइमलाइन भी लंबी ही होगी। उम्मीद है कि जुलाई 2026 तक ये डील फाइनल हो जाएगी। उसके बाद 2033 तक पहली पनडुब्बी लॉन्च होगी और लॉन्च के लगभग 6 से 8 महीने के अंदर ही इसे इंडियन नेवी की ताकत में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर, सेक्शन 4, प्राइवेटाइजिंग बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन। डिफेंस मिनिस्ट्री का बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोलने का ये कदम सच में बेहद बोल्ड है।
देखिए, अब तक हम पूरी तरह से स्टेट ओन्ड यानी सरकारी डिफेंस कंपनियों पर ही निर्भर थे, पर अब डिफेंस सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है कि वो इसने प्राइवेट इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हथियारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाया जा सके और सप्लाई की कभी कमी ना हो। लेकिन हाँ, ये पूरा प्राइवेटाइजेशन एक रात में नहीं होगा। ये अलग अलग फेजेस में रोल आउट होगा। पहले सब सिस्टम्स, फिर प्रोपल्शन सेक्शंस, उसके बाद लॉन्च सिस्टम्स और एंड में एयरफ्रेम्स। ये सब डीआरडीओ की कड़ी निगरानी में होगा और जो सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, वो अभी भी सख्त सरकारी कंट्रोल में ही रहेंगी। और अब हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सेक्शन, द स्टेल्थ फाइटर रेवोल्यूशन। प्राइवेटाइजेशन का ये ट्रेंड अपने एकदम पीक पर तब पहुंचता है जब हम इंडिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम यानी AMCA की बात करते हैं। इस प्रोग्राम में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रोल्स रॉयस ने तो एक लोकल इंजन डिजाइन सेंटर का प्रपोजल भी रखा है। इसमें एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल इंजीनियर्स द्वारा IP डेवलपमेंट शामिल होगा। ये अपने आप में एरोस्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। जून 2026 का महीना इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शॉर्टलिस्ट किए गए 3 प्राइवेट सेक्टर लेड कंसोर्शियम्स को फॉर्मल रिक्वेस्ट्स फॉर प्रपोजल इशू करने वाली है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें उन 3 बड़े प्राइवेट कंटेंडर्स का नाम है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैदान में हैं। पहले ग्रुप में है लार्सन एंड टूब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डायनामिक टेक्नोलॉजीज। दूसरे में भारत फोर्ज, BML और डेटा पैटर्न्स आते हैं और तीसरे में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट बिडर के रूप में खड़ा है। ये हमारी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐतिहासिक मोड़ है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हिस्टोरिकली फाइटर मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा सरकारी कंपनी HAL का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार AMCA के फाइनेंशियल इवैल्यूएशन से HAL को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑर्डर्स की भरमार है और तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में 2 साल का डिले चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा और सख्त कदम है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे इंडिया अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को स्टेट मोनोपोलीज से शिफ्ट करके प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ ले जा रहा है, एडवांस लेजर्स, सबमरीन्स और स्टेल्थ फाइटर्स बनाने के लिए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये नया हाईली मॉडर्नाइज्ड सिस्टम आने वाले दशकों में ग्लोबल स्ट्रैटेजी को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।